this class. Present, sir. ठीक है जी, आप लोग अपनी जो है ना ज्वाइन कर लें, माइक्स ऑफ कर दें और टेक आउट योर नोट्स. वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास. स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई? यस. चलो जी, हम क्लास शुरू कर रहे हैं फिर आज की. ग्रुप पे यार मैसेज कर दें कि ज्वाइन कर लें, क्लास स्टार्ट हो गई है. ओके, आज है 25th May. We are starting with our class और ये we are starting with chapter number 4. और chapter 4 is about second order differential equations. नाम चैप्टर का है लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है जी, दिस इज दी टुडेस टॉपिक. सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन भी नजर आ रही है? Yes, sir. यस. चलें जी, तो अब हम फॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं. यस सर. ब्लू कलर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हमारा जो टॉपिक हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, आर्टिकल किताब को अगर आप देखें तो दैट इज 4.2 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस द जनरल सॉल्यूशन. ये इसका नाम है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस द जनरल सॉल्यूशन. अच्छा जी, अब हम अपनी बात शुरू करते हैं. अच्छा, एक काम आप कर लें यार, क्या कहते हैं, आपके पास जो है ना ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें. जब ये पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी ना, तो कोई एक आध स्टूडेंट आप पर्सनल कॉपी के लिए रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई एक आध स्टूडेंट जिम्मेदारी ले ले कि स्क्रीनशॉट लेता जाए और उसके बाद फिर वो स्कैनर यूज़ करते हुए ना एक PDF बना के ग्रुप पे शेयर कर दे. ठीक है जी, कौन जिम्मेदारी ले रहा है आप में से? मुजम्मिल, आप हैं भी ऑनलाइन? Yes, sir. हाँ मुजम्मिल यार, प्लीज़ आप ये जिम्मेदारी ले लें कि ना जब ये फिल हो जाए ना, तो एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें. फिर इस तरीके से करते करते ना उसको सीक्वेंस में रखें और वो आखिर में PDF स्कैनर से बन जाएगी. Okay, sir. बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट. अच्छा, हम अपनी जो है ना कहानी शुरू कर रहे हैं. दरसे वी बिगिन आवर स्टडी ऑफ लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म. उसकी फॉर्म क्या है? ए, ये ए लिखा है मैंने, ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. हेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और हम इस इक्वेशन को कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कॉल इट लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी, वो दे आर कांस्टेंट्स and it's a linear differential equation. We will consider the special case of this equation. यह linear constant coefficient differential equation DQ. तो हम इसका कंसिडर करेंगे एक स्पेशल केस. We start with special case. स्पेशल केस क्या है? f of t is equal to 0. राइट हैंड साइड जो है ना वो उसकी 0 है.
तो हम उसको कह देते हैं, वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी a डबल प्राइम प्लस b y प्राइम प्लस c इज इक्वल टू सी ए वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आप कह लें जी आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। हम इससे काम अपना शुरू करेंगे, हम अपना काम इधर से स्टार्ट करेंगे और जो है वो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और हम इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश। ये जो है ना, पहले जो थी ये थी लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना जिसमें राइट हैंड साइड 0 है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी होमोजीनियस फॉर्म है, ठीक है जी। इसलिए क्योंकि हम इसमें से y को ऐसे अलग करके लिख सकते हैं, वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड वी कैन राइट इट एज y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a y प्राइम माइनस c अपॉन a y, ठीक है जी, c अपॉन a। इस फॉर्म में लिख सकते हैं बड़े आराम से। वी कैन एक्सप्रेस द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द y, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में हम लिख सकते हैं। We can express the second derivative is expressed as linear combination of first derivative and y and its first derivative, zeroth order derivative भी कहते हैं इसको। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज y इज जीरो और जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये इन दोनों को हमने आपस में जमा कर दिया। दिस थिंग विच वी हैव रिटन ओवर हेयर, ये कि यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन की बेसिस पे हमें एक जो है ना हिंट मिलती है। एक मिनट में जरा चेक भी कर लूँ ना, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आप लोगों की जो क्लास है ना उसको कहें कि ज्वाइन कर ले, इसको क्लास हो रही है ऑनलाइन, वरना मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। सर किया हुआ ज्वाइन? 11 ने ज्वाइन किया है ना, आप लोगों ने तो ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन और गेट मार्क्ड एब्सेंट। अच्छा जी, तो इधर वापस आ जाएं। यहाँ पे हमने जो है ना क्या किया, बेसिकली एक्सप्रेस हमने बिकॉज ऑफ दी जीरो, ये अभी अब ना जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हमने स्टार्ट किया उसमें से एक स्पेशल केस देख रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ टी जीरो है, ठीक है। जब एफ ऑफ टी जीरो नहीं होगा तो देन विल सी सम अदर मेथड टेक्निक। अभी ये उन आसान केसेस लेके चल रहे हैं। अब ये इक्वेशन है ना, ये बन गई है होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y को एक्सप्रेस कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इस तरीके से। अब इससे हमें एक हिंट मिलती है। इससे हिंट क्या मिलती है हमें कि अगर हम जो है ना कहें कि y हमारा कोई एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, दिस मीन्स दैट our solution is for example of this form, it has these terms, a linear combination of these terms, या इस तरह की कोई फॉर्म टर्म की शक्ल में मिलता है। तो देखिए उस यानी मतलब ये कि मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपस में जमा हो रहे हैं कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके। इससे मुझे हिंट मिलती है, क्लू मिलता है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म का होगा, e raised to the power rt, r is some unknown। क्यों? इसलिए क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मेरा ये y है, सपोज इफ दिस इज suppose if this is y, then its derivative which is y prime that will be equal to r e raised to the power rt, ठीक है। तो मैं इसको यानी कि v एक्सपोनेंशियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दूं, तो दैट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दिस इज बेसिकली ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ही है जिसको मैंने शक्ल बदल के लिखा हुआ है। यानी कहने का मकसद ये कि अगर मेरा सोल्यूशन मैं इस तरीके से अज्यूम करूं
कि मेरा सोल्यूशन वो इस फॉर्म में हो, ई रेस टू द पावर आर टी, तो उसको अगर मैं जो है क्या कहते हैं y कहता हूँ सपोज, और उसका डेरिवेटिव मैं निकाल लेता हूँ और इनको मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, तो दे विल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस मींस दैट जो मेरी अजम्पशन थी, जो मुझे क्लू मिला, उसकी बेसिस पे मैंने सोचा, अज्यूम किया ई रेस टू द पावर आर टी, वो मेरी अजम्पशन ठीक थी। तो इससे एक जो है क्या कहते हैं बात ये पता चलती है कि हमारा जो सोल्यूशन है ना वो इस शक्ल का होगा, ई रेस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आर टी। नाउ लेट्स चेक दैट। जो मैंने क्लेम किया है उससे मैं देखता हूँ जरा उसमें। लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आर टी। आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? Yes, sir. यस सर। जी, Yes, sir. y का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा ई रेस टू आर ई रेस टू द पावर आर टी। ठीक है जी। और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ई रेस टू द पावर आर टी। अब आप क्या करें कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको पुट कर दें। ठीक है, ओरिजिनल में पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, एक ही बात है, टू में पुट कर देते हैं इस वाली में। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर ई रेस टू द पावर आर टी प्लस बी आर ई रेस टू द पावर आर टी प्लस सी ई रेस टू द पावर आर टी इज इक्वल टू 0। इस सब में से ई रेस टू द पावर आर टी को हम कॉमन ले सकते हैं, सब में मौजूद है। अंदर आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप अगर गौर करें इस चीज़ के ऊपर, राइट हैंड साइड पे आपके पास है 0, लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सपोनेंशियल की टर्म है और एक ये पूरा है। एक्सपोनेंशियल की टर्म जो है वो 0 के बराबर कब होती है? ओनली व्हेन t अप्रोचेस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आप कह लें, माइनस इन्फिनिटी। अगर आप t को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तब ही आपके पास ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी करके 0 होगा, नॉट इवन एट इन्फिनिटी। So this thing is only 0 at t approaches minus infinity. So for all values of t which are greater than minus infinity, it will never be 0, something greater than 0. तो अगर 0 हो रहा है फिर भी, तो इसका मतलब है this is responsible. So this argument implies that ar square plus br plus c must be equal to 0, which is quadratic function. इसका जो है polynomial, तो इसका आप r के लिए सॉल्व कर लें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये इसका सोल्यूशन r निकल आता है। अच्छा, अब कमिंग बैक, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, समझ लें इट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस और वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ई रेज़ टू द पावर आर टी जो था हमारा, उसमें जो आर था वो ये चीज़ है, इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ए बी सी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन थे, उनकी मदद से आप आर निकाल सकते हैं। इसको इस तरह रखें तो यू कैन फाइंड वन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इधर से आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लिया सर। यस सर। ले लिया सर। अच्छा जी, चलो ठीक है, फिर स्क्रीन को डिलीट कर दूं, मैं हटा दूं आगे से। यस सर। अच्छा, अब हमने जो है ना आर निकाल लिया इसमें से, तो मैं इसकी जो है ना स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ आर की वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, आर हमारा जो है वो बराबर है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ये तीन केसेस आप समझ लें। जो तीसरा केस होगा इसका, वी विल सी दैट लेटर ऑन। फर्स्ट टू केसेस हम देखेंगे। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac
is greater than 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं मैं, इसमें से दो आपके पास जो है ना रूट्स निकलेंगे इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी, तो प्लस माइनस आ रहा है, तो वी विल हैव R1 एंड R2, ठीक है। तो जो R1 और R2 इसमें से निकलेंगे दो, वो आपके पास दे विल बी R1 एंड R2 विल बी रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, एंड दे विल बी डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ होंगे और रियल नंबर्स होंगे। अगर आपके पास जो है व्हेन b square minus 4ac is equal to 0, then R1 and R2 will be equal, they will be equal and they will be real and equal, ठीक है जी। अगर ये पूरी चीज जीरो हो जाती है तो ठीक है, खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ये माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों R1 R2 की वैल्यू सेम निकलेंगी इसकी। तो तीसरा केस ये है आपका कि जब आपके पास when b square minus 4ac is less than 0, ठीक है, तो ये वो सूरत बन जाएगी नेगेटिव साइन अंडर द स्क्वायर रूट, विच मीन्स दैट कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, R1 एंड R2 विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर समझते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ट्रांसफॉर्म्स में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, एक पेयर मिलेगा। Yes, sir. तो ये जो तीसरा केस है इसको हम डेफर करते हैं, बाद में देखेंगे, पहले हमारा फोकस जो है ना इस और इस पे, इन दो केसेस पे होगा। तो हम केस 1 और केस 2 पे अब फोकस करते हैं। And for that we will solve a differential equation। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, मैं भी इसको साफ कर दूंगा। स्क्रीनशॉट सेव कर ली? Yes, sir, होगी। अच्छा जी, अभी आप एक एग्जांपल्स अभी हम ना कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के काबिल नहीं हुए हम, आप समझ लें कि सोल्यूशन के टुकड़े निकाल, पार्ट्स फाइंड कर रहे हैं। देन आई विल सॉल्व एन एग्जांपल जो कि जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन निकलेगा, जनरल सॉल्यूशंस हम कहते हैं। अभी हम सॉल्यूशंस जो है ना वी विल हैव, वी कैन हैव मेनी सॉल्यूशंस, तो वी विल बी फाइंडिंग पार्ट्स ऑफ दोस सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अभी हमने पूरा प्रॉपर तरीके से अभी टॉपिक समझा नहीं है, तो अब हमने शुरू किया सर इसको। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, कहता है जी फाइंड द पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, इन्होंने पेयर ऑफ सॉल्यूशन का वर्ड यूज किया है। वी विल फाइंड R1 एंड R2, उसकी बेसिस पे y एक निकलेगा, फिर एक दूसरा y निकलेगा, तो दैट विल बी द पेयर ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन हम जनरल सॉल्यूशन एक निकालते हैं, विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पेयर, ठीक है, विल सी दैट लेटर ऑन। फाइंड द पेयर ऑफ सॉल्यूशन to differential equation second derivative of y plus 5y का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका निकाल। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्राइम का मतलब है टाइम के साथ आपका डेरिवेटिव है, प्लस 5 minus 6y is equal to 0। Here the coefficients, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a is equal to 1, b is equal to 5, c is equal to -6। जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना ए आर स्क्वायर वगैरह करके, उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज आर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे केस में बन रही है आर स्क्वायर ए वन है प्लस 5r माइनस 6
इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन इवन फैक्टराइज इट। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके ज़रा बताएं क्या रिजल्ट आता है इसका। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 25 प्लस माइनस था ना -4ac, तो ये -6 को 24 बना दिए। ऐसी कोई कहानी आ रही है इसकी, डिवाइडेड बाय 2a। ये कितना आ जाता है इसका, 7 आ जाता है, प्लस माइनस 7। सो r1 इज इक्वल टू 1 और r2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, यही आ रहा है सबका। हाँ मुजम्मिल, आ रहा है आपका ये रिजल्ट? सर 1 और -6 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस है ना, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें कहा है ना, तो पेयर ऑफ सॉल्यूशंस जो बनते हैं इस केस में, वो बनते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर r1t और y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर r2t, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर t और y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -60। दिस इज द पेयर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आप जो है कि अभी दिस इज नॉट द कंप्लीट वे ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी हम देखेंगे अगले एग्जांपल में। ये आपको एक इंट्रोडक्शन हम सिर्फ कराई अभी। आप इसको अगर रखेंगे, दिस विल आल्सो सेटिस्फाई, दिस विल आल्सो सेटिस्फाई द ओरिजिन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर t को अगर देखते हैं, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो बनता है ई रेस टू द पावर t, और इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो बन जाता है ई रेस टू द पावर t। इसको जब आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाता है ई रेस टू द पावर t प्लस 5 ई रेस टू द पावर t माइनस 6 ई रेस टू द पावर t। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हो रहा है क्या, 6 ई रेस टू द पावर t माइनस 6 ई रेस टू द पावर t इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ले लें मिसाल के तौर पे इस वाले को, दूसरे वाले को, तो दिस शुड आल्सो सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 60, y का डेरिवेटिव है -6 ई रेस टू द पावर -60, y का डबल डेरिवेटिव है 36 ई रेस टू द पावर -60। दिस शुड आल्सो सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम इसमें पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की जगह आ जाएगा ई रेस टू द पावर -60 प्लस 5 इंटू 6 ई रेस टू द पावर -60 प्लस -6 ई रेस टू द पावर -60 लाइक दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी 36 ई रेस टू द पावर -60, और आगे आपके पास क्या है, ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, तो -36 ई रेस टू द पावर -60 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो दिस मीन्स दैट कि जो हमारी अजम्पशन थी ई रेस टू द पावर आर टी को एक सोल्यूशन समझने की, वो ठीक थी। तो these are the two pairs of the solution। तो हम इसकी मदद से एक जनरल सोल्यूशन जो है ना वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। I can say that this differential equation has a general solution। General solution y is equal to c1 e raised to the power r1t plus c2 e raised to the power r2t। ठीक है, where c and c2 are two constants and their value can be determined on the basis of initial conditions। जो initial values आपको दी हुई हैं उसकी बेसिस पे आप उसको निकाल सकते हैं। सो दिस गिव्स अस ए जनरल। तो हम जब भी सवाल, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्व करेंगे, तो यू विल बी फाइंडिंग दिस linear combination of these two solutions, that is called the general solution, and they can have many different values depending on our c1 and c2। c1 c2 की जो वैल्यूज है उसके हिसाब से डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। ठीक है जी, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लें आप इसकी लेक्चर की। जब हो जाए तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ओके सर। चलिए ठीक है, अब आप करें इसको क्लियर। अच्छा जी, अभी आपके पास है एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 में है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें हम C1 C2 की वैल्यू भी निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी इस तरह से है, फाइंड द कंप्लीट जनरल solution and then solution to initial value problem। ठीक है, सोल्यूशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस नहीं प्लस 2 सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ में उन्होंने क्या कंडीशंस दी हुई हैं? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ y प्राइम ऑफ 0 डेरिवेटिव जिसका है वो -1 के बराबर है, लाइक दिस। अब आप इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है इसकी क्या बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास a जो है वो 1 है, b आपके पास 2 है, c आपके पास -1 है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है a r स्क्वायर प्लस b r प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस दैट विल बी a r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से r1 r2 निकलेंगे, तो r1 और r2 कितना आएगा? -2 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4ac। a आपके पास 1 है और c -1 है, डिवाइडेड बाय 2a। तो r आ जाता है हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा? ये हो जाएगा 2 to the 4 4 कितना आ जाता है ये? 4 + 4 8 हो जाते हैं, 8 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास r आ जाएगा, आप r1 और r2 अलग अलग लिख लें। r1 और r2, r1 कितना आ जाएगा? r1 आ जाता है आपका -1 प्लस अंडर रूट 2। ऐसे निकलेगा ना, यूं करोगे। क्या कह रहे हैं? -1 प्लस अंडर रूट 2 -1 माइनस अंडर रूट 2, ये दो r की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है जी। और जनरल सोल्यूशन जो आपका है ना वो होता है the general solution to the second order homogeneous differential equation, linear homogeneous second order differential equation का जो जनरल सोल्यूशन है that is y is equal to c1 e raised to the power r1t plus c2 e raised to the power r2t, y1 e raised to the power -1 plus under root 2t plus c2 e raised to the power -1 minus under root 2t। ठीक है जी, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया, जो एक चीज हमने कर ली। इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हमने निकालना है इसका क्या कहते हैं, सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे कि वी नो दैट y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर r1t प्लस c2 e रेज़ टू द पावर r2t। y प्राइम जिसका डेरिवेटिव है वो होगा c1 r1 e रेज़ टू द पावर r1t प्लस c2 r2 e रेज़ टू द पावर r2t, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है डबल प्राइम दैट इज c1 r1 स्क्वायर e रेज़ टू द पावर r1t प्लस c2 r2 स्क्वायर e रेज़ टू द पावर r2t, लाइक दैट। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है ना हम अब क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो हमने फाइंड कर लिया, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं y ऑफ 0 आपके पास है 0 के बराबर। सो वी पुट y ऑफ 0 इन आवर फर्स्ट
ये जो दो इक्वेशन है ना इसमें से वन में पुट एक्सक्यूज मी करते हैं, सर। वन में पुट करते हैं जी। सर ये R1 R2 किस तरह है, एक बार बताएंगे? कौन सा वाला? R1 और R2। R1 और R2 कैसे आए? यस आपने सर, वो मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है इस पॉलिनोमियल के ऊपर, जैसे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। सही है। और तो उसके ये बाद आते नहीं है रूट क्या? टू कॉमन लिए, मतलब कि 8 को 2√2 करके कॉमन लिया। देखिए 8 होता है 4 2 के बराबर, ठीक है, ये आ जाता है, नीचे वाले 2 ने उसको ठीक, काट दिया। हाँ सही, चलिए ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, इसके अंदर 1 के अंदर रख दें तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू C1 ई रेस टू द पावर 0, क्योंकि टी आपने 0 कर दिया, y ऑफ 0 का मतलब है t 0 है, प्लस C2 ई रेस टू द पावर 0। तो इससे एक नई इक्वेशन निकल के आती है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कह लें a, हम इनको सॉल्व करके C1 C2 निकालेंगे। दैट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। C1 C2 जब आपके पास नहीं पता होते तो वो जनरल सोल्यूशन होते हैं, जब C1 C2 पता चल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमने दोनों फाइंड करने थे इस सवाल में। आपकी एक इक्वेशन बन गई, एक और भी चाहिए, तो एक और के लिए हम नंबर 2 को यूज करेंगे, तीसरी की जरूरत नहीं सेकंड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि आपकी इनिशियल कंडीशन जो है ना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ इस हद तक गिवन होती है, वाई प्राइम दिया होता है आपको। तो वाई प्राइम आपका जो है वो है वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। सो वी पुट -1 इन 2, -1 इज इक्वल टू C1 R1, R1 की वैल्यू नोन है बाय द वे, e रेस टू द पावर 0 प्लस C2 R2 e रेस टू द पावर 0। तो ये बनती है इक्वेशन R1 C1 प्लस R2 C2 इज इक्वल टू -1। इसके अंदर आप R1 R2 की वैल्यूज पुट कर दें, बेशक वो काफ़ी लंबी है, मैंने अभी लिखी नहीं है। इससे आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आप पेपर निकाल के इसको सॉल्व करके मुझे रिजल्ट बताएं, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, इस जगह पे ना स्क्रीनशॉट ले लें और पेपर पे सॉल्व करके मुझे C1 C2 की वैल्यूज निकाल के बताएं। दो इक्वेशन है A और B, इनसे निकलेगी C1 C2 की वैल्यू। वी नो R1 R2, R1 है -1 प्लस √2 और R2 है -1 माइनस √2। इसको यूज करते हुए A और B में C1 C2 की वैल्यूज निकाल के बताएं, ठीक है जी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, क्या वैल्यू आती है? महद आप बताएं यार, अमार खान आप बताएं, मुजम्मिल, आयशा नूर, तो निकाल रहे हैं। सर C1 अच्छा की जी, -√2/4 आ रही है। जी सही है, और C2 की? सर √2/4। ठीक है, गुड। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आई हैं वो है C1 इज इक्वल टू -√2/4, C2 इज इक्वल टू √2/4। इसकी मदद से हमारा जो जनरल सोल्यूशन है, जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दी सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिकम्स -√2/4 विच कैन बी फर्दर सॉल्व, वो देख सकते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं। e रेस टू द पावर R1t -1 प्लस √2t प्लस √2/4 e रेस टू द पावर -1 माइनस √2t। ये आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। इट्स यूनिक सोल्यूशन, और ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था, उसका एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। जब इनिशियल वैल्यू नहीं आपने दी होती तो फिर वो आपके पास जनरल सोल्यूशन होता है, दे कैन बी मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ C1 C2 एटसेट्रा। तो ये हमने जो है ना इसका
इन सोल्यूशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी निकाल लिया। दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें आप लोग। अगली चीज जो है ना, एक छोटे से एक थ्योरम है, वो देख लेते हैं जी। सर ये एक दफा बता दें C1 C2 की किस तरह वैल्यू निकालनी है, उन दोनों इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करके। दो इक्वेशंस हैं दो अननोन्स के साथ, उनको आपने सॉल्व करना है। C1 की C2 से वैल्यू C1 को एक इक्वेशन से निकालें और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें। यू कैन इवन ऐड देम टुगेदर बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन फॉर एग्जांपल बाय R1। पहली इक्वेशन को दोनों साइड्स पे R1 से मल्टीप्लाई करके दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दें, C1 खत्म हो जाएगा, C2 वहाँ से निकाल लें। यू कैन इवन यूज क्रैमर्स रूल, यू कैन यूज मैट्रिक्स मेथड, बहुत सारे मेथड जो आपने पहले पढ़े हैं अपने हाई स्कूल में, स्कूल लेवल पे, कोई भी टेक्निक लगा लें। तो दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं। अच्छा जी, अगला हमारा है ओके सर। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस होमोजेनियस केस। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, और इसमें हम देख रहे हैं होमोजेनियस केस। जो भी हमने पढ़ी है ना, ये होमोजेनियस इक्वेशन थी। तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस में आपका जो है थ्योरम 1, माइक प्लीज बंद कर दें। फॉर एनी रियल नंबर a which is not equal to 0, for any real number a not equal to 0, b c some time initial time t naught, जो कि हमारे केस में 0 था, t naught और y naught y1, y naught y1 जो है ये क्या है, ये भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। देयर एग्जिस्ट्स, ये उल्टा ही कहते हैं, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, there exists a unique solution to the initial value problem, initial value problem क्या है, let me write it with a different color. initial value problem आपका है a y double prime plus b y prime plus c y is equal to 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बेसिकली लिख दी है, along with the conditions y of t naught is equal to capital Y naught और y prime of t naught is equal to capital Y, which are the two initial conditions। और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 10 कह लें, आगे रेफर करने में आसानी होगी। ये जो हमने लिखी है ना, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइम, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसको हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका इज वैलिड फॉर ऑल टाइम बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। t माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान कुछ भी रख दें, तमाम टाइम के लिए जो t आपका है, जो सोल्यूशन है वो आपका वैलिड होगा। तो एक तो ये थ्योरम हो गया ना, ये तो फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं देखना था इसको आप स्क्रीन सेव कर लें इसकी। अगली चीज जो है ना वो ये है कि लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिकली ना, ये डेफिनेशंस गो थ्रू करना जरूरी था। इसके बाद हम आपसे इम्तिहान में नहीं पूछेंगे थ्योरम या इसकी डेफिनेशंस, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो हम आगे बात करेंगे क्या कहते हैं सवाल सॉल्व करते हुए, तो वहाँ पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रही होंगी। तो वी हैव टू कवर देम कंप्लीट, तो इसको गो थ्रू करना जरूरी था। माइक प्लीज बंद कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे फिर एक और चीज मैं बता दूं जी। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शंस, ये क्या चीज होती है? लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शंस। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शंस में डेफिनेशन 1 है आपकी। डेफिनेशन क्या है?
A pair of functions y1t and y2t is said to be linearly independent on an interval I if and only if neither of them is a constant multiple of the other on I. ठीक है जी, मैं let me write this statement. A pair of functions y1 function of t, y2 function of t, this pair is said to be linearly independent on some interval, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, हर चीज फॉर्मल और कंप्लीट होनी चाहिए. On some interval, on the interval if and only if, जो मैं डबल एफ लिखा है इसका मतलब है if and only if, यानी if से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ तब, if and only if neither of them is constant, neither of them यानी y1 y2 दोनों में से कोई भी जो है ना, it's not neither of them, दोनों में से कोई भी नहीं, neither of them is a constant multiple of other, constant multiple of the other. Constant multiple of the other on the whole interval, all points of that, on all of I. ठीक है. We say y1 and y2 are linearly dependent. इसका आप उल्टी स्टेटमेंट आप देख लें, मैंने लिखवा तो दी है लीनियर इंडिपेंडेंस की, अब मैं डिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ. We say y1 and y2 are linearly dependent on I if any one of them is a constant multiple of the other on all of the interval I. अगर आप जो है ना ये कह सकते हैं कि y2 is equal to some constant multiplied by y1, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दे विल बी डिपेंडेंट. अब आप यहाँ पे देखें ना, ये आपके पास क्या कहते हैं जो सोल्यूशन था, इसके अंदर हमने इसको, आप इस वाले सोल्यूशन को, अब आप आ जाएं इधर यहाँ पे ज़रा, इस जो हमने सॉल्व किया है आंसर, अगर आप इसको, इस वाले को, ये आपका y2 है, ये y1 है, इसको y2 समझें, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके रेसिप्रोकल से और मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, विच इज़ अ कांस्टेंट, यू से you can see that we take some constant as under root 2 by 4 and we multiply it by minus under root 2 by 4. So this thing becomes this equal to this thing. So y1 is equal to y2 multiplied by some constant. तो ये दोनों linearly इस हिसाब से हो गए dependent. अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, they are said to be linearly independent. ठीक है जी, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंस की मैंने बात बता दी. अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. कर ली स्क्रीनशॉट सेव? यस सर. ठीक है जी, अब डिलीट हो गया ये. अच्छा, अगली जो डेफिनेशन आपकी है ना, ये डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, अपने जहन में रखना है. आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे पेपर में. एक्चुअली पेपर जो आपका आता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. मैं आपसे ये रेटाफिकेशन की चीज़ें नहीं पूछूँ. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये टॉपिक है, आप किताब में देख लें. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स. अच्छा, इसमें जो है ना थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, if y1 and y2 are any two solutions to the differential equation number 2, ठीक है, if y1 and y2 are any two solutions to the differential equation number 2, which is, वो differential equation क्या है आपकी, a y डबल प्राइम प्लस b y प्राइम प्लस c y is equal to 0, ये इक्वेशन है, that are linearly independent. ठीक है जी. तो
that are linearly independent on माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, then constants, unique constants, then unique constants C1 and C2 can be found. Unique constants C1 and C2 can be found, can always be found, so that C1 Y1 plus C2 Y2 satisfy the initial value problem. Initial value problem, ठीक है। तो ऑन द इंटरवल से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सा वाला, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नंबर 10 जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ए वाई का सेकंड डेरिवेटिव प्लस बी वाई का डेरिवेटिव प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, और साथ इनिशियल कंडीशन क्या दी थी, वाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल वाई नॉट और वाई प्राइम ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू वाई वन। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से लिखा, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपका जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब थ्योरम टू आपको बेसिकली क्या बता रहा है, इसको आप ना सेव करके स्क्रीनशॉट को सेव कर लें। और दूसरा ये कि इसका जो मतलब है ना थ्योरम का, वो ये है सर कर लिया कि सर। जब, हाँ जी, जो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास क्या कहते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो आप उसका जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यू विल फाइंड अ यूनिक सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो कंडीशन क्या है, y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल। तो फिर आपका इसका यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीजें आप बुक में थ्योरम देख लीजिएगा। एक दूसरा काम आपने ये करना है कि प्लीज गो थ्रू दी लेमा नंबर 1। इस लेमा को गो थ्रू कर लें, किताब में से पढ़ लें। और हम अभी जो है बस आखिरी जो 10 मिनट है उसमें एक क्या कहते हैं एक चीज़ बता के ना मैं आपको इस लेक्चर को कंप्लीट कर लूँगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना देखेंगे। देखें जी, डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस देखें पहले। वो जो आपका R1 और R2 था वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट हों, ठीक है। इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, आई विल शेयर विद यू द नोट्स, उसमें से आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अभी मैं पॉइंट्स की शक्ल में लिख रहा हूँ क्योंकि इट इज टेकिंग टाइम, वो फिर टॉपिक रह जाएगा आपका। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी किस तरह से है, AR² प्लस BR प्लस C इज इक्वल टू 0। अगर इसके जो रूट्स हैं R1 एंड R2 दे आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, देन इफ दे आर डिस्टिंक्ट रूट्स तो आपका y1 बन जाएगा, y1 आपका हो जाएगा e रेज़ टू द पावर R1t, y2 हो जाएगा e रेज़ टू द पावर R2t, लाइक दैट, ठीक है। y1 और y2 इस तरह से आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y ऑफ t इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू द पावर R1t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर R2t इज द जनरल सोल्यूशन। ये जो हमने अभी सवाल सॉल्व किए ना उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको मैं फॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। हम पहले देख चुके हैं, अभी जो सवाल आपने सॉल्व किया था जिसमें आंसर निकल के आ रहा था, आप सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो उसको हम बेसिकली बस एक फॉर्मली जो है देख रहे हैं चीज़ों को। दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये एक डेफिनेशन की शक्ल में उन्होंने बता दिया कि अगर आपका ये R1 R2 इस तरह से हो, इसके रूट्स निकल के आ रहे हो डिस्टिंक्ट एंड रियल, देन दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, नई बात करने जा रहा हूँ, ये नोट करने वाली गौरतलब बात है, रिपीटिंग रूट्स का केस।
ठीक है जी। रिपीटिंग रूट्स का केस, रिपीटिंग रूट्स का केस क्या कहता है कि इफ जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी है सेम ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स आप निकालते हैं वो दोनों R1 R2 सेम आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका 0 हो जाता है, यानी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो 0 हो जाती है पूरी। तो उस सूरत में y1 is equal to e raised to the power rt r1t is one of the solutions and y2 is equal to t e raised to the power r2 would be the solution. This will be the other solution. जब आपके ये याद रखने वाली बात है कि जब आपको क्या कहते हैं रूट्स आपके सेम आ जाएं, उस सूरत में आपने ये पहले वाला केस डिस्टिंक्ट रूट वाला यूज नहीं करना, y2 आपका मुख्तलिफ होगा, इसमें t भी आता है। तो there is some reason, some derivations, we have not gone into that detail at the moment. तो जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे ना, ये मजीद अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा लेप्लास भी आपस में करा दूं, उसका प्रूफ मिल जाएगा आपको, बड़ा शॉर्ट और आसान सा प्रूफ है। इस सूरत में जो जनरल सोल्यूशन बनेगा इसका, वो बन जाएगा c1 e raised to the power r1t प्लस t c2 या c2t e raised to the power r2t। दिस विल बी द जनरल सोल्यूशन। फर्क किसका है, किस चीज का फर्क है इन दोनों सॉल्यूशंस में, है जी, किस चीज का फर्क है इसमें दोनों में सर जो मैंने एक सामने। में टी आ रहा है, सर एक में टी आ रहा है और एक में टी नहीं आ रहा। हाँ, दिस इज द डिफरेंस। जब आपके रिपीटिंग रूट्स होंगे तो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। जो दूसरा वाला आपके पास है ना, जिसमें टी आ रहा है, C2 के साथ टी एक आ रहा है, ये आपको y2 में रखना होगा। तो अगर आप ये नहीं रखेंगे तो दिस विल बी इनकरेक्ट। तो यानी अपने जहन में ये रखें कि जो डिस्टिंक्ट रूट का केस है उसके अंदर तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट है c1 e raised to the power r1t प्लस c2 e raised to r2t। रिपीटिंग रूट के केस में जब आपके दोनों रूट्स बराबर आ जाएं, या जहां पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, तो यू हैव टू यूज अ y2 दैट इज t e raised to the power r2t। और वो आप इसमें रखेंगे इस टेम्पलेट में, y इज इक्वल टू c1 e raised to the power r1t प्लस ये जो लिखी हुई है यहाँ पे plus t c2t e raised to the power r2t, and you will get the solution of the differential equation. It's very easy. तो आपने a r1 और r2 को फाइंड करना है कोफिशिएंट्स की मदद से, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। तो जो पूरा ये काम है ना, जो आज आपने लेक्चर पढ़ा, इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू लुक एट द इक्वेशन, राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी जैसे आपके पास अभी टाइम खत्म हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जाम्पल, तो उसमें आप देखेंगे, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। y का सेकंड डेरिवेटिव प्लस 4y प्लस 4y 4y का डेरिवेटिव एंड देन 4y इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ उन्होंने इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है कोई, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है इसके अंदर a आपके पास 1 हो जाएगा, b आपके पास जो है वो 4 हो जाएगा, c आपके पास 4 हो जाएगा। इसको आप रखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में, वहां से आपका r1 और r2 निकल आएगा। तो इसका देखें क्या बनता है, ये आपका जो है बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4ac जो है 4ac 1 और c 4 है। तो देखें 16, ये 4 स्क्वायर 16 था, 16 माइनस 16 एंड दैट विल बी 0। दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको, ये रिपीटिंग रूट वाला केस है। तो इसका जब आप सोल्यूशन निकालेंगे, यू विल फाइंड r1 r2 सेम आएगा, वो आप इसमें रखेंगे, ये जो आपके पास लिखी हुई है ये जनरल सोल्यूशन इसमें रखेंगे, और उसके बाद आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। जब जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, देन यू विल यूज द इनिशियल कंडीशंस, ये यहाँ पे लिखी हुई इनिशियल कंडीशंस, इनको आप यूज करेंगे। ठीक है जी, इन इनिशियल कंडीशंस को यूज करके आप इसका यूनिक, इसका जो सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विच इज यूनिक, वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये टोटल जो है इसकी इस टॉपिक की कहानी है। तो यानी पहले आप ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज यार, मैंने थोड़ा सा रफ का बीच में शो किया है इसको, मैं साइड ले लिया सर। हाँ थैंक यू। इसको आउटलाइन कर देता हूँ, ये आपका जो है, और हमारी जो अभी क्लास भी ख़त्म होने वाली है। मैं क्विकली जो है ना आपको इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ।
ये जो मैंने क्वीज थी ना, डबल डेरिवेटिव प्लस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन आता है ना इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से मैंने बताई है, वो मेरे पास आ रहा है e रेज़ टू द पावर माइनस 2t प्लस 5t e रेज़ टू द पावर माइनस 2t। ठीक है जी। तो क्यों रिपीटिंग रूट्स का केस था, देयरफॉर वी हैव अ t ओवर हियर। तो आप लोग इसको कंप्लीट करके देख लें, और अगर ये सोल्यूशन आपका इसका आना चाहिए। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशंस क्या थी इसकी? इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है इस सवाल में। ये इनिशियल कंडीशंस हैं, इस पे इसको सॉल्व करें एज एन एक्सरसाइज, एंड ये देखें कि ये आपके पास सोल्यूशन इसका आता है कि नहीं आता। ठीक है जी। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। दो एग्जांपल करने के बाद हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं, क्यूरीज हैं, तो पूछ लें अभी आप लोग। सर ये बुक की कौन सी एक्सरसाइज थी? 4.1 थी 4.2? नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, ये एग्जांपल्स कराइए। मैं एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा अगली यस क्लास सर, में। एग्जांपल्स चैप्टर 4 की हैं ये। जी जी, चैप्टर 4 की एग्जांपल्स हैं, और ये मैं एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल्स हमने किए हैं। ओके सर। ठीक है जी। एंड नो क्वेश्चन सो फार? हाँ सर। और मजीद सवाल सर तो आप लोगों अटेंडेंस ने पूछ, हाँ सवाल आप लोगों ने पूछ तो लिए हैं। चलें अटेंडेंस का करते हैं कुछ, अभी आखिरी 10 मिनट में अटेंडेंस लेते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। 1 मिनट रह गया है।